35 साल तक दो बेगमात की जंग रही आपस में, खालिदा ज़िया की, हसीना वाजिद की, और दोनों इस वक्त पिक्चर का हिस्सा नहीं है। तो मरूसी सियासत का महवर इस वक्त सिर्फ एक एंटिटी है, वो है तारिक। तारिक जो है नौजवानों में बड़े मकबूल है। उन्होंने 16 साल की जो जलावतनी काटी है, उसके अंदर भी वो नौजवानों के साथ राब्ते मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू है, और इस वक्त उनकी कबूलियत और मकबूलियत दोनों में इजाफा हुआ है। वेस्ट भी जो है दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, चाइना भी जो है बड़ा कंफर्टेबल है उनके साथ। बीएनपी हमेशा से एक नेशनलिस्ट पार्टी के तौर के ऊपर जानी जाती है, और उनका हमेशा से नारा था बांग्लादेश फर्स्ट, अनलाइक हसीना वाजिद के जिसमें वो अपने मुल्क से ज्यादा हिंदुस्तान के मफाद को जो है वो तरजीह देती थी। पहली दफा हुआ है कि बगैर किसी डर और खौफ के वहां पे अवाम पोलिंग बूथ तक जाएगी। हसीना वाजिद को देखें तो शी विल गो डाउन इन हिस्ट्री फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस, क्योंकि उन्होंने खुद ही इलेक्शन करवाती थी, खुद ही अपने आप को नॉमिनेट करती थी और खुद ही जीत जाती थी। अभी जो इनकलाब आया उसके अंदर जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग्स ने बहुत कलीदी और नुमाया किरदार अदा किया है। वो चाहते हैं कि नौजवानों के साथ मिलके वो इस कौमी जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट बने, और यही एनसीपी की डिमांड है, और यही अबूरी सेटअप भी चाहता है, क्योंकि वो इस्लाहात उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। इंडिया इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, तो अभी उनका मीडिया प्रोपेगेंडा पूरा कर रहा है। तो उन्हें खतरा है कि जमात इस्लामी आ जाएगी। जो 7 सिस्टर है जिसकी फिक्र इंडिया को पड़ी हुई है, उन्हें अपनी 8वीं सिस्टर की भी फिक्र करनी चाहिए, जो हसीना वाजिद है, जिसे लेके वो बैठे हुए हैं इस वक्त है। तो मोदी जिसने अपनी बीवी को तो कभी पास नहीं रखा, लेकिन अब अपनी मुंह बोली बहन को हमेशा रखने के लिए आमादगी जाहिर की हुई है। फॉरेन मिनिस्टर लेवल के बंदे को भेजना, एस जयशंकर को वहाँ भेजना ताज़ीती खत के साथ, मेरे ख्याल में ये तारिक को जो है एक तरह से स्ट्रेटेजिक नॉड उन्होंने दी है कि अगर आप गवर्नमेंट में आते हैं तो हम आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हालात ये हैं कि बांग्लादेश के अंदर ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जिसके अंदर वो भारत को कह रहे हैं कि अगर आपने अदम इस्तेहकाम लेके आने की कोशिश की तो आप फिर वो चिकन नेक को भूल जाएं, वो 7 सिस्टर्स को है। जबकि पूरा बांग्लादेश जानता है इसी बीएनपी को दीवार के साथ लगाने वाले भी भारतीय हैं। जो उस्मान हादी की शहादत थी वो नो डाउट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है बांग्लादेश के अंदर पब्लिक मेल्टडाउन था। इसकी इंक्वायरी जिस तरीके से उसकी जमात ने कहा कि अमेरिकन एजेंसी FBI से करवानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उनकी शहादत जो है उसके प्राइम बेनिफिशरी जो है नई दिल्ली में बैठे हुए हैं। NDTV जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर एक बाकायदा तौर पे आर्टिकल लिखा है शशि थरूर ने। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मोदी को ये समझना चाहिए कि विष्णु गुरु बनने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में वोट लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इर्द गिर्द जो है वो साजगार माहौल रखना चाहिए हर कंट्री को जिसमें इस्तेहकाम आ सके। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू तक लिखता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी काविश की वजह से डायरेक्ट व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उस्मान हादी की शहादत, खालिदा ज़िया की वफ़ात और इसके साथ साथ नाज़रीन बांग्लादेश के अंदर सियासी पार्टियों की हलचल। इलेक्शंस में सिर्फ 1 महीना रह चुका है। भारत का इन्फ्लुएंस, भारत किस पार्टी को सपोर्ट करेगा, ये वो तमाम तर पहलू हैं जिनके मुतालिक जानना इंतहाई अहम है। और इनके मुतालिक जानने के लिए आज हमारे साथ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर उस्मान शाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बांग्लादेश के इलेक्शंस बड़े करीब आ चुके हैं। क्या वहाँ पर हलचल आप देख रहे हैं? कौन-कौन सी जमातें हैं और किस जमात का पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? जी, डेफ़िनेटली बड़ी वहाँ पे मोमेंटम और पेस जो है बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है जैसे-जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ के ऊपर इलेक्शन का सीज़न है तो इत्तेहाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, और ये उनका पैटर्न है रवायती तौर के ऊपर है। वहाँ पे कोalition पार्टनर जो हैं वो इंतखाबात के अंदर जाते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं आपके साथ चंद जो हैं अपना डिजिट्स जो हैं डाटा थोड़ा-सा शेयर करूँ, तो बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है इस वक़्त खालिदा ज़िया की पार्टी वो लीड कर रही है। जब से 26 तारीख से तारिक ने टच डाउन किया वहाँ के ऊपर, तो वो वहाँ के ऊपर लीडिंग पोजीशन के अंदर हैं, बल्कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर भी आ चुके हुए हैं। और दूसरी पार्टी जो है वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी भी इस वक़्त वहाँ के ऊपर एक लीडिंग ग्रुप है, और उन्होंने हालिया हफ़्ते जो है पिछले हफ़्ते उन्होंने एनसीपी पार्टी, जो कि इनकलाब से इंस्पायर्ड होके जो एक ग्रुप बना नेशनल सिटीज़न पार्टी, उसके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया, जिसकी वजह से एनसीपी पार्टी के अंदर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें ले-दे हो रही है। ख़वातीन जो हैं वो आवाज़ उठा रही हैं कि भई हमें बी टीम नहीं बनना चाहिए जमात इस्लामी के। कुछ लोग वहाँ पे रिज़ाइन कर चुके हुए हैं एनसीपी के। तो ये हालात वहाँ पे चल रहे हैं। और तीसरी पार्टी जो है वहाँ के ऊपर, वो ज़्यादातर छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक जो पार्टी का एक पूरा उन्होंने 18 जो पार्टियों का ग्रुप है, वो इस मामले को लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन लीडिंग पोज़ीशन के अंदर जैसे मैंने कहा कि वो
तारिक की पार्टी है। अब वहाँ के ऊपर इस्लाहात और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी। बात हो रही है रिफ़ॉर्म्स की या बात होगी स्टेबिलिटी की है। तो तारिक की पार्टी बीएनपी चाहती है कि निज़ाम की बहाली हो। और जो एनसीपी की पार्टी है और साथ में अबूरी हुकूमत और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वहाँ के ऊपर है, जो यूथ है पर्टिकुलरली, उनका कहना ये है कि अगर इस्लाहात के बगैर इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया गया, तो वो तो ऐसे ही है जो रवायत चली आ रही है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, वही मोरूसी सियासत, तो वो डिविडेंड्स उस तरीके से मिल नहीं पाएँगे इनकलाब के हवाले से। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि 15 से 20% नए वोटर्स इंजेक्ट हुए हैं सिस्टम के अंदर है और 29% जो वोटर्स हैं हालिया सर्वे में उन्होंने कहा है वो इनडिसाइसिव हैं। वो अभी तक फैसला नहीं कर पाए, वो इलेक्शन के करीब फैसला करेंगे कि वो किस तरफ जो है वो अपना झुकाव जो है। नौजवान जो है वो इन हो चुके हैं, जी, जी। वो इस काबिल हो चुके हैं कि वोट दे सकेंगे। बिल्कुल, डेफ़िनेटली और नौजवान जो है इस सारे अब जो पैराडाइम शिफ्ट है हमने देखा अगस्त के महीने से 2024 में, उसके बाद समझते हैं कि जो उनकी ख़्वाहिशात, उमंगें हैं, अगर उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते इलेक्शन के नताइज, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। याद रखें 35 साल तक 2 बेगमात की जंग रही आपस में, खालिदा ज़िया की, हसीना वाजिद की, और दोनों इस वक़्त पिक्चर का हिस्सा नहीं है। एक एक्साइल में है इंडिया में और दूसरी अभी जैसे आपने बताया कि उनकी वफ़ात हो चुकी हुई है। तो मोरूसी सियासत का महवर इस वक़्त सिर्फ़ एक एंटिटी है, वो है तारिक। वो आगे हम बात करेंगे अगले फ़ेज़ के अंदर जाके किस तरीके से खालिदा ज़िया ने जमहूरियत के लिए जो स्ट्रगल की है, उसकी वजह से उन्हें किस तरीके से याद रखा जाएगा। लेकिन तकरीबन 300 नशिस्तें हैं वहाँ पार्लियामेंट की, जिसके लिए 276 के करीब कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं बीएनपी ने। और बाकी कुछ सीट्स हैं तकरीबन 15 से 20 सीट्स जो हैं उन्होंने दे दी हैं अपने जो उनके पार्टनर हैं, कोalition है जिसमें इत्तेहादी जमातें हैं जो छोड़ के भी आई हैं, डिसॉल्व कर दी हैं, कुछ उन्होंने अपनी पार्टीज़ का हिस्सा बन गई हैं। जमात 276 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी है और एनसीपीपी के जो अपना उम्मीदवार हैं वो 44 के करीब हैं। तो 12 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा जो बांग्लादेशी हैं वो अपनी रायदही करेंगे, हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और पहली दफ़ा बांग्लादेश की जो एक्सपैट कम्युनिटी है, जो बैरून मुल्क मुकीम है, वो तकरीबन जो हैं 11,25,000 से ज़्यादा लोग हैं, उन्हें राइट टू वोट दिया गया है। तो वो पोस्ट के थ्रू जो है अपना वोट का जो राइट है उसको एग्ज़ॉस्ट करेंगे। 29 दिसंबर को अभी उनकी नामज़दगी जो है उसकी वो लिस्टें जमा हो चुकी हुई हैं, 4 तारीख तक स्क्रूटनी की जाएगी और 20 जनवरी को वो बाकायदा तौर के ऊपर जारी कर देंगे कि कौन से उम्मीदवार कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा छोटी-छोटी पार्टियाँ तो टर्नआउट के हवाले से जो है वो हालिया जो सर्वेज़ आ रहे हैं उसमें हैरानकुन जो है वो तवक्को की जा रही है कि टर्नआउट आएगा। क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है कि बगैर किसी डर और खौफ के वहाँ पे अवाम वो पोलिंग बूथ तक जाएगी। अच्छा सर, ये अवाम इंस्पायर किस चीज़ से होती है? बांग्लादेश की अवाम किस चीज़ को देख रही है? पॉलिटिशियंस के अंदर, सियासी जमातों के अंदर उनके मैंडेट को देख रही है, उनके मंशूर को देख रही है? जी, डेफ़िनेटली इसमें अमन-ओ-अमान बड़ी तरजीह है वहाँ के ऊपर, माशी इस्तेहकाम 55% हालिया जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक नौजवान मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, महँगाई बहुत है, बेरोज़गारी का वहाँ पे बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। जैसे आपने मंशूर की बात की मैनिफेस्टोज़ की, पार्टीज़ ने अभी तक मंशूर अपने जो हैं वो जारी नहीं किए, लेकिन उनका जो बयानिया है, जो नैरेटिव है वो बड़ा वाज़ेह है। लाइक अगर मैं आपको बता पाऊँ कि बीएनपी चाहती है बदउनवानी का खात्मा, माशी बहाली, जमहूरी इदारों की मजबूती और कौम परस्ती का जो है वो रेनेसांस चाहते हैं। क्योंकि बीएनपी हमेशा से एक नेशनलिस्ट पार्टी के तौर के ऊपर जानी जाती है। जो खालिदा ज़िया थी हैं, वो कौम परस्ती का जो एक पहलू है, उसको बहुत ज़्यादा नुमायाँ और उजागर करती थीं और उनका हमेशा से नारा था बांग्लादेश फर्स्ट। अनलाइक हसीना वाजिद कि जिसमें वो अपने मुल्क से ज़्यादा इंडिया के हिंदुस्तान के मफ़ाद को जो है वो तरजीह देती थीं। जैसे सर खालिदा ज़िया के हवाले से ये भी कह रहे थे, उनके पाकिस्तान के हवाले से भी बड़े पॉज़िटिव सेंटिमेंट्स थे। जी, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा नरम गोशा रखती थीं और उनको पाकिस्तान जो है नवाज़ होने का इल्ज़ाम जो है उन्हें सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा और जो कैदूबंद की सौबतें थीं, अगर मैं आपको बता पाऊँ कि उन्हें उस सेंट्रल जेल में ढाका में रखा गया था, जो वीरान जेल थी, जो कहीं मुंतकिल हो गई थी, कैद-ए-तन्हाई में 2 साल उन्हें रखा गया, जिसकी वजह से उनकी सेहत डिटीरियरेट कर गई, अदम दस्तयाबी थी सेहत की सहूलियात की और फिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जब प्रेशर जनरेट हुआ, तो उन्हें घर में कैद कर दिया गया। तो एक ऐसी खातून जो कि 70 साल से जिसकी ज़्यादा उम्र थी, उन्हें मुकम्मल गैर फ़आल करने की पॉलिसी थी है, लेकिन शी विल ऑलवेज़ बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल गुड रीज़न्स
कि उन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उन्होंने माशी तौर के ऊपर बेहतरी वहाँ पे लेके आई हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी तमाम पार्टीज़ को, इवन जमात इस्लामी के साथ उनकी पार्टनरशिप थी जब वो 2001 से 6 के दरमियान आई। और दूसरी तरफ अगर हम हसीना वाजिद को देखें तो शी विल गो डाउन इन हिस्ट्री फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वहाँ के ऊपर पब्लिक को क्रश किया, जिस तरीके से दीवार के साथ अपोजिशन को वहाँ के ऊपर लगाया, और जिस तरीके से उन्होंने इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई हैं, ये तमाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंडेक्स बताते हैं। 2009 में जैसे वॉर ट्रिब्यूनल बना के जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ दी, 15 साल के अंदर बिला शिरकत गैर उस खातून ने वहाँ पे हुकूमत की, और 2011 में एक अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अबूरी सेटअप ख़त्म कर दिया, जो कि नेचुरल चाहिए होता है कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट आने से पहले जो 3-4 महीने का टाइम होता था कि एक इंडिपेंडेंट, साफ, शफ़ाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, वो पूरी सेटअप को टोटल उसने जो ख़त्म करके न्यूट्रलाइज़ कर दिया। खुद ही इलेक्शन करवाती थी, खुद ही अपने आप को नॉमिनेट करती थी और खुद ही जीत जाती थीं। और हालत ये थी कि 2024 में बड़ी पार्टियों ने, मेजर पार्टियों ने बायकॉट किया इलेक्शन का। तो वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को उस तरीके से समझ नहीं पाई हैं। तो जैसे मैंने कहा कि खालिदा ज़िया जो हैं, उनके दोनों टेन्योर अर्ली 90s का भी और अर्ली ये जो इस सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर भी है, वो बहुत ही ज़्यादा एतदाल पसंद और प्रोग्रेसिव थॉट की हामिल थीं, और अभी भी पाकिस्तान के साथ उनके बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप था, अनलाइक हसीना वाजिद है। तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी कहना चाहता हूँ कि जो सेवन सिस्टर है, जिसकी फ़िक्र इंडिया को पड़ी हुई है, उन्हें अपनी 8वीं सिस्टर की भी फ़िक्र करनी चाहिए, जो हसीना वाजिद है, जिसे लेके वो बैठे हुए हैं इस वक़्त है। तो मोदी जिसने अपनी बीवी को तो कभी पास नहीं रखा, लेकिन अब अपनी मुँह बोली बहन को हमेशा रखने के लिए आमादगी ज़ाहिर की हुई है। तो लेट्स सी कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके साथ कैसा ताल्लुक होगा, एक ऐसे वक़्त में जबकि वहाँ के वॉर ट्रिब्यूनल जो हैं इस वक़्त, जो कि खालिदा ज़िया ने खुद बनाया था जमात इस्लामी की फांसी के लिए, उन्होंने सज़ाए मौत सुनाई है उसे नवंबर के महीने के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ आपने जो सवाल किया था कि मोमेंटम हालिया बयानिया के हवाले से, उसमें जो जमात इस्लामी है, उसकी जो लीडरशिप है, शफ़ीकुर रहमान 3 कैंडिडेट इस वक़्त, नाहिद इस्लाम एनसीपी पार्टी के, शफ़ीकुर रहमान जमात इस्लामी और तारिक जो हैं बीएनपी के। जमात इस्लामी वहाँ के ऊपर चाहती है इस वक़्त इस्लामी उसूलों पर मबनी जो है तर्ज़ हुक्मरानी आए है। क्योंकि शरीयत को ऑफ़ कोर्स वो बहुत ज़्यादा अपना क्या कहते हैं एम्प्लीफ़ाई करते हैं। 84 साल हो गए हैं जमात इस्लामी को, यहाँ पे हम देखें तीनों मुल्कों के अंदर है। अब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है, बल्कि आई थिंक इट्स क्वाइट फेयर टू से कि अभी जो इनकलाब आया उसके अंदर जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग्स ने बहुत कलीदी और नुमायाँ किरदार अदा किया है। इसीलिए एनसीपी पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि ये नौजवानों की पार्टी बी टीम है जमात इस्लामी की है, जिसकी वजह से उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद किया है। दूसरा वो करप्शन और ये जो माफिया सियासत के डायनास्टिक पॉलिटिक्स के टोटल खिलाफ है, और वो चाहते हैं कि वसी तर अपना क्या कहते हैं कौमी मफाद के अंदर उन्होंने यूनिटी गवर्नमेंट की बात की है कि हम तमाम पार्टियां मिल के, उन्होंने दावत दी है तारिक को कि हम इलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन हम वसी तर मफाद के अंदर कौमी हुकूमत बना लें। तो दैट वाज़ व्हाट आई वाज़ अबाउट टू आस्क नेक्स्ट कि जमात-ए इस्लामी और ये बीएनपी क्या ये एक नहीं हो सकती है कि आपस में कोई रवाबित नहीं हो रहे? डेफिनेटली इनके आपस में राब्ते हैं, जैसे मैंने कहा पहले भी कोलिशन गवर्नमेंट में थी, लेकिन इस वक्त जैसे लीड कर रही है बीएनपी पार्टी, सिंगल मेजॉरिटी है उनके पास है, जो फील हो रहा है। अब जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है, अगर तो वो नो डाउट पोजीशन में हुए कि वो अकेले गवर्नमेंट बनाएंगे, तो मुझे लगता है तारिक ज़रूर चाहेंगे कि वो अलग से जो है ना वो अपना गवर्नमेंट को शेप करें। लेकिन जमात इस्लामी जो है वो चाहती है मरकजी धारे की सियासत करना, वो अपोजिशन में नहीं उस तरीके से बैठना चाहेगी है। वो चाहते हैं कि नौजवानों के साथ मिल के वो इस कौमी जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट बने, और यही एनसीपी की डिमांड है, और यही अबूरी सेटअप भी चाहता है, क्योंकि वो इस्लाहात उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ अभी जो हमने बात की ये इस्लाहात की, तो एनसीपी पार्टी अदालती इस्लाहात चाहती है, क्योंकि हसीना वाजिद ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरा जो पैराफर्नेलिया उसको पॉलिटिसाइज़ करके रखा हुआ था। तो वो नए आइन की भी डिमांड कर रहे हैं, आज़ाद मीडिया भी चाहते हैं, और उसके अलावा तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलियात भी चाहते हैं। और इंडिया जो है वो हर स्टेक होल्डर के साथ इंगेज करने को इस वक़्त तैयार है। जिसने सिंगल पार्टी पे इन्वेस्टमेंट की थी पॉलिटिकल, और एलियनेट किया था, तनहा कर दिया था कौम को और बाकी जमातों को, आज हम देखते हैं कि वो जमात इस्लामी के शफ़ीकुर रहमान से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन ऑडियंस जो मेरी बात को लेके काफ़ी नाला होंगे, वो अभी जाके गूगल कर सकते हैं, वो देख सकते हैं शफ़ीकुर रहमान साहब की इस साल सर्जरी हुई है, समर में उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, और उनके मुताबिक इंडियन सफारतकार उनसे मिले हैं, और उन्होंने उन्हें बाकायदा तौर पे दरख्वास्त की कि आप इसे पब्लिक ना करिएगा, कि हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इंडिया इस वक़्त बौखलाहट का शिकार है।
दे डोंट हैव इवन अ सिंगल क्लू कि भाई कौन-सी पार्टी जीतेगी, जो मोमेंटम इस वक़्त बना हुआ है वहाँ पे। उन्हें खतरा है कि जमात इस्लामी आ जाएगी। तो अभी उनका मीडिया प्रोपेगेंडा पूरा कर रहा है। वो पूरे तरीके से बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस्लामिस्ट आ गए हैं, शिद्दत पसंद वहाँ के ऊपर जो है ना, वो पावर सेंटर को कंट्रोल कर चुके हुए हैं और उसके लिए उन्होंने वो मोनार्टी का एक नैरेटिव बनाया है कि भई वहाँ पे हिंदू अक़लीतें जो हैं, उन्हें वहाँ के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इसी तरीके से इसी नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए कुछ भारतीय इंतहा पसंद वेस्ट बंगाल के अंदर भी वो तलवारें तक़सीम करते हुए दिखाई दिए थे कि अगर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो गई तो जिहादियों को मार देना। जी, जी। उसकी वजह ये है कि मगरबी बंगाल के भी इंतखाबात आ रहे हैं मार्च के महीने में, फरवरी में यहाँ के ऊपर। और बांग्लादेश की जो सियासत है, उसका असर और रसूख या आप कह लें या उसका इम्पैक्ट आता है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के ऊपर है। और वहाँ के ऊपर इंडिया जो है वो हिंदुत्व का नैरेटिव ये है कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये दरअंदाज़ी करते हैं, इल्लीगल वहाँ से आए हुए हैं और लाखों वोटर्स जो हैं वो बंगाली हैं जो कि इल्लीगली जो है वोटिंग लिस्ट का पार्ट बन गए हुए हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही है तृणमूल कांग्रेस वहाँ के ऊपर, जो कि ममता बनर्जी हैं, वो अपने आप को जोड़ती हैं बंगाली, जैसे मैंने कहा कि आइडेंटिटी के साथ है, वो उसकी बेस पे डेंट डाल रही हैं हिंदुत्व को। और हिंदुत्व, जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेशी होना, लास्ट हमने पॉडकास्ट में ज़िक्र किया था, एक सियासी लेबल बन चुका हुआ है। आप बंगालियों को टारगेट करते हैं उसकी बेस के ऊपर है। तो वहाँ पे क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया बंगालियों को, बिल्कुल वैसे ही जब पुलवामा अटैक के बाद कश्मीरी स्टूडेंट को किया गया था ऑल अक्रॉस इंडिया। वो जिन हॉस्टल में रह रहे थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, दुकानदार उन्हें चीज़ें नहीं देते थे, बुली किया जाता था, उन्हें मारा जाता था। सो इज़ द केस विद बंगालीज़। इवन हालत ये है, मैं आपको जवाब बताऊँ कि सिलगुड़ी जो कि एक शहर है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे न्यू ईयर के अंदर तमाम होटल्स जो थे, उनकी एसोसिएशन ने बायकॉट किया और बैन कर दिया किनका, बंगालियों का, कि उन्हें रिहाइश नहीं दी जाएगी। कि जो वहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं, उनको भी रुकने की जगह नहीं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन उन स्टूडेंट्स पे भी थी जो बांग्लादेश से पढ़ने आए हुए थे, और वो मरीज़ भी जो बांग्लादेश से इलाज कराने की गर्ज से आए हुए थे, कि उनको भी होटल के कमरे नहीं दिए जाएँगे। तो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वेस्ट बंगाल के अंदर और जो असम के अंदर, कि इस तरीके से वहाँ पे बंगालियों को क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है, उन्हें डिमोनाइज़ किया जाता है उनकी कौमी शनाख्त को लेके। और एक ऐसे वक़्त में जब इंडिया ताज़ीती ख़त दे रहा है, तो मेरे ख़्याल में इंडिया की ये डायकॉटमी जो मुनाफ़िकत है, वो बड़ी वाज़ेह है कि आप बांग्लादेशियों से नफ़रत करते हैं, लेकिन अपनी वहाँ की हुकूमत, जो आने वाली हुकूमत है, उनके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनसे हाथ मिलाने को तैयार हैं। वही जयशंकर, एक तरफ भारत जो है वो बंगालियों को क्रिमिनलाइज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जयशंकर को खालिदा ज़िया की वफ़ात पर भेज रहे हैं। ये तो डबल फेस हो गया, डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल। और दे हैव ऑलवेज़ बीन गुड एट दैट। मेरे ख़्याल में इंडिया की हमेशा से पॉलिसी जो है, वो अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो इसी तरह से रही है। वो बुली करते हैं कि अवाम को जो है डिमोनाइज़ करना, और ये सारा आपको फ्रेमवर्क हिंदुत्व के माइंडसेट से देखना पड़ेगा। कि किस तरीके से वो मुसलमानों को लेबल करते हैं। अब अभी चले जाएँ आरएसएस की वेबसाइट्स पे, उसमें चेक करें वो मुसलमानों को किस तरीके से पेंट करते हैं, किस तरीके से दीमक के तौर पे देखते हैं। तो ये वो सोच है जिसकी बुनियाद रखी थी आरएसएस ने 1925 के अंदर, जो हमने लास्ट टाइम बात की, कि सरवारकर और गोलवारकर की पार्टी, और इसी चीज़ ने ज़हन-साज़ी की है नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की, जिसमें घुसपैठिए के तौर पे इनको लेबल किया जाता है। आप देखें अभी दिल्ली की मुज़ाफ़ात के अंदर जो बस्तियाँ हैं, उन्हें जला दिया गया, और जलाने की वजह क्या थी कि उन पे इल्ज़ाम लगाया गया गरीब मुसलमानों पे कि ये बंगाली हैं, और वो बेचारे मदद माँगने से डर रहे हैं। छत भी गई, रोज़ी-रोटी भी गया, खाना-पीना भी गया। उन्होंने कहा जा रहा है कि अपनी शनाख्त दिखाओ कि तुम कौन हो। इस हद तक उन्होंने मुसलमानों को वहाँ के ऊपर डिमोनाइज़ किया हुआ है। काओ विजिलेंटे, आपको पता है किस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के घर मिस्मार किए जा रहे हैं। और जो अब बात अगर करें वेस्ट बंगाल की और असम की, अभी त्रिपुरा और असम के अंदर उन्होंने कई बंगाली पकड़े हैं कि इनका जो है ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब है, और ये यहाँ के ऊपर आके मज़हबी शिद्दत पसंदी जो है फैला रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इंडिया जो वोट लेने के लिए कर रहा है इस वक़्त, पर्टिकुलरली मोदी की जमात कर रही है वेस्ट बंगाल में, जिस तरह बिहार में उन्होंने वोट लेने के लिए मई का मिसएडवेंचर किया, मज़ा चखा, सिर्फ़ ये मगरबी बंगाल के इलेक्शन जीतने के लिए वो बांग्लादेशियों के साथ इस तरह कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ये उनके माइंड के अंदर बंगालियों के रहेगा, जो नई नस्ल है, कि किस तरीके से इंडिया जो है उन्हें ना सिर्फ़ क्रिमिनलाइज़ करता है, डिमोनाइज़ करता है, अंडरमाइन करता है उनके इंटेलेक्ट को, और एलिमेंट ऑफ मुस्लिमनेस की वजह से उनको किस तरीके से साइड के ऊपर किया जा रहा है। तो वहाँ के ऊपर पाकिस्तान नज़रियाती बुनियादों पे भी रेलेवेंट है और तज़वीराती बुनियाद पे भी। जियो स्ट्रैटेजिकली भी हम बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो चुके हुए हैं। वैसे सर, खालिदा ज़िया की वफ़ात के बाद भी
जो बांग्लादेशी नेशनल पार्टी है, उनको वो मोमेंटम गेन करने में काफ़ी मदद मिली है। मोबिलाइज़ेशन बड़ी हो गई है वहाँ पर हम देख रहे हैं और उस्मान हादी की शहादत के बाद हम देख रहे हैं कि ज़्यादा शिफ्ट ये बीएनपी की तरफ आ गया है। जी, डेफ़िनेटली जो उस्मान हादी की शहादत थी, वो नो डाउट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है बांग्लादेश के अंदर पब्लिक मेल्टडाउन था। लेकिन जैसे ही ये खालिदा ज़िया की वफ़ात होगी, तो वो कहीं एक तरह से बैक बर्नर में चला गया। तो सर और जिस तरीके तक से उनको कैद में रखा गया था, कैद-ए-तन्हाई जी, 2018 में उनके ऊपर केस बनता है, ये ज़ियाउर रहमान ऑर्फनेज ट्रस्ट केस का, जो कि ऑफ़ कोर्स पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये हसीना वाजिद की हसीना वाजिदी गवर्नमेंट ने 2 साल तक उन्हें कैद-ए-तन्हाई में रखा गया, मुकम्मल तौर के ऊपर डिसफंक्शनल रखा गया। उसके बाद जैसे मैंने कहा प्रेशर जनरेट होने की वजह से उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन तब तक डैमेज वाज़ डन क्योंकि उनके जो अ, अपना हेल्थ के इश्यू से बहुत ज़्यादा वो डिटेरियोरेट हो चुकी हुई थी है। लेकिन उसके बावजूद वो खातून जो है बड़ी दलेर खातून थी। झुकी नहीं। वो झुकी नहीं, उस खातून ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, माफ़ी नहीं माँगी, समझौता नहीं किया और आखिरी दिन तक वो जो है वो अपने नज़रिए के ऊपर कायम थी। तो मुझे लगता है इलेक्शन के अंदर उनकी वफ़ात जो है, उससे जो मज़लूमियत का एक बयानिया चला आ रहा था बीएनपी के एंड पे, सिम्पैथी का वोट जो है उनके हक में जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, वो उसमें ट्रांसफ़ॉर्म होगा। दूसरी तरफ हमें ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो तारिक वो किस तरीके से देखते हैं आने वाले वक़्त को। तो वो जमहूरी मिरास के ज़ामिन हैं या नहीं, वो तो डेफ़िनेटली जब गवर्नमेंट बनेगी उनकी पॉलिसी वाज़िया कर देंगी है। लेकिन वो खुद जो हैं वो इंतकामी सियासत का निशाना ज़रूर बने हैं, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं। वो नहीं चाहते किसी पार्टी को इस तरीके से साइडलाइन किया जाए, डिमोनाइज़ किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत ने जो है इसको गैर रजिस्टर्ड पार्टी साइड पे कर दी है इस वक़्त जो अवामी लीग है। लेकिन तारिक जो हैं इस तरह का कोई भी उनका एजेंडा नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, बाय द बुक वो चाहते हैं कि हसीना वाजिद को, क्योंकि जिसने 1400 स्टूडेंट का कत्लेआम का ऑर्डर दिया था, जिसके ऊपर अदालती कार्रवाई के बाद उनको सज़ा हुई है, वो ज़रूर चाहेंगे कि अगर इंडिया उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ उन्हें जो रिट ऑफ द लैंड है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको अबाइड वे करना पड़ेगा और हैंडओवर करना पड़ेगा हसीना वाजिद को। तो तारिक एक ऐसी शख्सियत के तौर पे खुद को पेश कर रहे हैं जो बड़ा प्रोग्रेसिव है और उन्होंने भी मार्टिन लूथर किंग की तरह कहा है, आई हैव अ प्लान। जिस तरह उन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। अमेरिका में अगर आपको याद हो उस तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो मूवमेंट उन्होंने रन की 60s में, तो इन्होंने भी कहा कि मेरे पास प्लान है और उस प्लान के अंदर वो चाहते हैं कि तमाम पार्टी, तमाम स्टेक होल्डर ज़रूर शामिल हों। तो मेरे ख़्याल में मैं एनविज़िज करता हूँ वो बांग्लादेश जिसमें तारिक जो हैं, बांग्लादेश को लीड करेंगे, लेकिन वो खुद मुख्तारी का सफ़र होगा। तो नया साल मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाली जो हैं इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल के एक अलग जो है पिक्चर पेंट करेंगे और तारिक जो है नौजवानों में बड़े मकबूल हैं। उन्होंने 16 साल की जो जलावतनी काटी है, उसके अंदर भी वो नौजवानों के साथ राब्ते मेरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू है और इस वक़्त उनकी कबूलियत और मकबूलियत दोनों में इज़ाफ़ा हुआ है। वेस्ट के अंदर भी हम देखते हैं, वहाँ से भी इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं कि वेस्ट भी जो है दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। चाइना भी जो है बड़ा कंफर्टेबल है उनके साथ, बीएनपी जो है वो चाइना की तरफ भी देख रही है इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के हवाले से। तो एक तवाज़ुन मैं उस तरीके से देख रहा हूँ और मुझे लगता है जमात इस्लामी भी जो है स्टेबिलिटी का एक फैक्टर और एलिमेंट होगा इस हवाले से। गो के जमात का एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी नैरेटिव आया। जमात चाहती है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस बेस के ऊपर हो कि हर पार्टी को कितने वोट मिले हैं प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। जबकि बीएनपी चाहती है नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट, कि जो जीत जाए चाहे एक वोट से भी जीते उसको नुमाइंदगी देनी चाहिए। तो लेट्स सी अब चीज़ें किस तरह से बनती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे अब सारे ग्रुप जो हैं वो मजहबी झुकाव रखते हैं। यहाँ के ऊपर कोई सेकुलर एलिमेंट उस तरीके से टकराव के अंदर नहीं है। मतलब तमाम पार्टी बांग्लादेश अपनी शनाख्त अपने मज़हब के अंदर लेके आ रहा है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने सेकुलर जो आइन बनाया हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर इस वक़्त अदरवाइज़ है। सर इसी तरीके से उस्मान हादी की शहादत के बाद भी जमात इस्लामी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? जी, अभी अपना ख़बरें आ रही हैं कि जिस बंदे ने मारा है उसने एक वीडियो जारी की है, जिसमें उसने उस शहादत को जो है मुकम्मल तौर पे एक नया रंग देने की कोशिश की है। उसने कहा ये लेन-देन का तनाज़ा था, जिसके अंदर उन्हें उसे यकीन दहानी कराई गई थी कि जब अगर पार्टी जीत जाएगी तो उनको कुछ ठेके वग़ैरह दिए जाएँगे, कोई पैसों के लेन-देन का। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी काज़ के लिए जो वहाँ पे शहादत हुई है उस्मान
हादी की है, उसको मुकम्मल तौर पे अपना आप कह लें अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, और उस वीडियो में इल्ज़ाम लगाया गया कि जमात के एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थे। अब याद रखें, उस्मान हादी किसी रवायती सियासत का हिस्सा नहीं था वहाँ पे किसी ग्रुप का, और ना ही किसी जमात का आलेकार था। तो उसकी जो इखलाकी आवाज़ है वो पुराने सियासी ढांचे के अंदर बड़ी मिसफिट थी। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश का जो सियासी तख़य्युल है, उसके अंदर उस्मान हादी की तरह की आवाज़ जो कि पहले से सेट खाने बने हुए हैं, उससे कहीं बाहर थी, उसका एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल था। और उसकी आवाज़ क्या थी कि हर सूरत के अंदर भारत का जो तसल्लुत है, जो कि हमारे पे हेजेमनी है उसकी, उसको रोका जाए और उसको तोड़ा जाए। वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता था और मदरसे से भी फ़ारिग तहसील था। और वो पॉलिटिकल भी उस तरह एक्टिव था, उसने अपनी जमात बाकायदा तौर के ऊपर बनाई गई थी। तो मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी जिस तरीके से उसकी जमात ने कहा कि अमेरिकन एजेंसी एफबीआई से करवानी चाहिए और फास्ट ट्रैक पे इस मुकदमे को लेके चलना चाहिए, ताकि पता चले फरवरी इलेक्शन से भी पहले कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। इसमें कोई शक नहीं, उनकी शहादत जो है उसके प्राइम बेनिफिशियरी जो है नई दिल्ली में बैठे हुए हैं। अच्छा, भारत सर इन इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट कर सकता है? कहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकता है? क्योंकि हर जगह से उनको तो जिस तरीके से आपने कहा वहाँ पर एक जो अभी अलाइन है उनके नज़रियात जो हैं, जो उनके मैनिफेस्टो की आपने बात की तो वो इस्लामी काफ़ी हद तक है, रिलिजियस उनके वो सेंटिमेंट्स हैं। बिल्कुल। तो इस सूरत में तो भारत को मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोई ऑप्शन नहीं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लेकिन भारत अभी जो है हकीकत पसंदाना पॉलिसी को जो है परसू करता हुआ नज़र आ रहा है। खालिदा ज़िया की वफ़ात के बाद फॉरेन मिनिस्टर लेवल के बंदे को भेजना, एस जयशंकर को वहाँ भेजना ताज़ीती ख़त के साथ, मेरे ख़्याल में ये तारिक को जो है एक तरह से स्ट्रैटेजिक नॉड उन्होंने दी है कि अगर आप गवर्नमेंट में आते हैं तो हम आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। हुँ। तो भारत जो है सफारती पसपाई इख्तियार कर चुका हुआ है। उसे समझ आ चुकी हुई है कि उन एलिमेंट्स के साथ, उन स्टेक होल्डर के साथ, उन फोर्सेस के साथ एंगेजमेंट जो है नागुज़ीर हो चुकी हुई है। जबकि पूरा बांग्लादेश जानता है इसी बीएनपी को दीवार के साथ लगाने वाले भी भारतीय हैं। आती है। तो मेरे ख़्याल में ये उनकी जो पॉलिटिकल मेमोरी है उसका हिस्सा है, लेकिन तारिक जो हैं तमाम मुझे लगता है कि अपने अक्यूमन के साथ मामलात को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। सर इस मौके पर अयाज सादिक से भी मुलाकात हुई थी उनकी। जी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लेकिन एयाज़ सादिक जो है वो मेरे ख़्याल में आपने सुना होगा, एयाज़ सादिक ने कहा कि मैं कोई ऑकवर्ड मोमेंट खड़ा नहीं करना चाहता था। तो हम वो हाई कमिश्नर के साथ बात कर रहे थे, तो एस जयशंकर चल के वहाँ के ऊपर आए। तो इसको हमें ज़्यादा जो है वो अपना वी आर नॉट सपोज्ड टू बी रीडिंग टू मच इनटू दैट है कि कोई बर्फ़ पिघलने वाली है। लेकिन इसमें होशमंदी के नाख़ुन ज़रूर लिए हैं इंडिया ने कि बांग्लादेश के अंदर भी जो प्रैग्मैटिक अप्रोच है उनकी, और पाकिस्तान के साथ भी मई के बाद मेरे ख़्याल में इस हाई लेवल के ऊपर ये पहला मुसाफ़ा है। लेकिन उस मुसाफ़े से हमें कोई भारत की तरफ जो है वो ज़्यादा उस तरह सोचना नहीं चाहिए कि वहाँ के ऊपर सैनिटी प्रिवेल करेगी। ये एक आप उसको एक मूवमेंट के तौर पे देख सकते हैं, एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन पॉलिसी में शिफ्ट के तौर पे आप इसको जो है वो किसी सूरत में नहीं देख सकते। मतलब अयाज सादिक खुद नहीं गए थे उनके पास? खुद नहीं गए, आया था। बिल्कुल, वो चल के वहाँ जयशंकर। जयशंकर चल के आया है, क्योंकि भारत जो है इस वक़्त स्ट्रैटेजिक एंग्ज़ायटी का शिकार है। उसको बहुत दर्द-ए-सर बना हुआ है कि अगर मैं इस स्पेस को छोड़ूँगा, तो पाकिस्तान और चाइना इस स्पेस को जो है वो फ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान से भी वज़ीर ख़ारजा को ही जाना चाहिए था एयाज़ सादिक की जगह। जिस तरीके से इंडिया इस हद तक जो है स्पेस देने को तैयार है वहाँ के ऊपर स्टेक होल्डर को, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस वक़्त जो है कोई वैक्यूम वहाँ के ऊपर खड़ा ना करे। अच्छा सर, भारत इन्फ्लुएंस करने की कैसे कोशिश कर सकता है? कैसे सबूताज कर सकता है? आपको क्या लगता है? जिस तरह आपने बताया कि पहलगाम के बाद जो कुछ किया गया और बिहार इलेक्शन से पहले वो जो एक ड्रामा रचाया गया यही मई का, तो इस मर्तबा भारत क्या सोच रहा होगा? कैसे इसको सबूताज मेरे ख़्याल में इस वक़्त बांग्लादेश जो है वो दे आर अहेड ऑफ़ द कर्व राइट नाउ। वो इस वक़्त सोच रहे हैं कि वो सैबोटाज करने के लिए क्या-क्या पैटर्न हो सकते हैं। जिस तरह उनकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, हुँ। उसने अभी 2 वीक पहले जो है एक स्पेशल सेल बनाया है। क्योंकि उन्हें खतरा ये है कि भारत भारत के एलिमेंट्स ना सिर्फ़ साइबर स्पेस के अंदर फ़ेक न्यूज़, अफ़वाहें, स्पेकुलेशन फैलाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल है, और उससे सैबोटाज करने की कोई उनकी मुमकिना साज़िश हो सकती है। उसके लिए जो अबूरी सरबराह हैं इस वक़्त डॉक्टर यूनुस, उन्होंने स्पेशल मीटिंग की है और उसके बाद हदायत जारी की हैं अवाम को भी कि आप भी कोई चीज़ जो है एज़ इट इज़ लेके आगे की तरफ
ना भेज दें, फॉरवर्ड ना कर दें अनटिल उसकी वेरासिटी, उसकी सदाकत जो है आपको पता ना हो। और अगर कोई आप इस तरह से देख रहे हैं मिस्चीवियस एक्टिविटी, तो उसको रिपोर्ट करें नेशनल साइबर जो सिक्योरिटी एजेंसी है, और वो उस चीज़ को मैनेज करेगी। दूसरी तरफ जो हम इसी चीज़ को आगे कर लेते हैं कि भारत को और क्या कर सकता है, वो वहाँ के ऊपर है। बात ऑप्शंस उनके पास मज़ीद क्या है? ऑप्शन जिस तरह से उन्होंने उस्मान खादी के ऊपर, नो डाउट इंक्वायरी होने वाली है इसके ऊपर, लेकिन मैं भारत को बेनिफिशियरी समझता हूँ कि भारत क्योस क्रिएट करना चाहता है वहाँ के ऊपर। इलेक्शन को वो चाहता है मुतनाज़िया बनाना वहाँ के ऊपर। वो नहीं चाहेगा कि वहाँ के ऊपर पावर की ट्रांज़िशन जो है वो स्मूथ हो जाए और कोई मसला ना उस तरीके से हुआ। शरपसंद अनासर वहाँ के ऊपर इन्वॉल्व हो सकते हैं। भारत अपना क्या कहते हैं बॉर्डर एरिया से इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है इस तरीके से, शरपसंदों को पैसे दे के, जिस तरह से अभी हुआ है कि वो बंदा जो है उसके बारे में आ रहा है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की साइड के ऊपर आया हुआ है। तो मेरे ख्याल में लिमिटेड किस्म की ऑप्शंस हैं, लेकिन चौकन्ना है इस वक़्त उनके मोर्चे जो ढाका के अंदर है। जी सर, हिंदू देश का मंसूबा भी सामने आया था। भारत जो है वो चिकन नेक के करीब बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा करने की प्लानिंग और बातचीत भी कर रहा था। मेरे ख्याल में ये छीछुड़ों के ख्वाब देख रही है अपना भारतीय बिल्ली, अगर ऐसा कुछ उनके ज़हन के अंदर है। जबकि दूसरी तरफ हालात ये हैं कि बांग्लादेश के अंदर ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, जिसके अंदर वो भारत को कह रहे हैं कि अगर आपने अदम इस्तेहकाम लेके आने की कोशिश की, जिस तरह जमात के रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने कहा है, तो आप फिर वो चिकन नेक को भूल जाएँ, वो सेवन सिस्टर्स को है। याद रखें वो नैरो स्ट्रिप पर लास्ट टाइम भी हमने बात की थी है, तो भारत की हमेशा से जो पॉलिसी रही है, वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में रही है। वो हमेशा से बांग्लादेश के ऊपर गिरफ्त इसलिए रखना चाहते हैं कि वहाँ पे वो एलिमेंट्स जो कि अलहदगी पसंद हैं, वो सर ना उठाएँ, उन शरपसंदों को वहाँ पे मैनेज किया जाए। उसके लिए हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने उन्हें इस हद तक रूम दिया हुआ था कि वो अंदर आके, बॉर्डर के अंदर आके भी इस तरह की एक्टिविटी करते थे इंडियंस हैं। तो इस वक़्त जो है मेरे ख़्याल में भारत इस पोज़ीशन के अंदर नहीं है कि वो बांग्लादेश को इस तरीके का कोई डैमेज कर सके, या हिंदू वो जैसे आपने कहा कि देश का कोई कर ले। उसके लिए पब्लिक सेंटिमेंट्स उनके हक में नहीं है। ये जितनी रियासतें हैं जिसकी हमने सेवन सिस्टर वन ब्रदर की बात की सिलगिरी की, वहाँ के ऊपर तो पहले से अलगाववादी पसंद ग्रुप जो हैं बड़े मुतहरिक हैं, और बीएनपी पे वो यही इल्ज़ाम लगाते थे कि आप बॉर्डर एरियाज़ के अंदर ऐसे जितने सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के एलिमेंट्स हैं, उनको वहाँ के ऊपर स्पेस दे रहे हैं। तो आज का साउथ एशिया जो है वो मल्टीपोलर है। इंडिया इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे समझ चुका है कि बुली करके, डरा के, धमका के वो अपना वहाँ पे नैरेटिव शेप नहीं कर सकता और उनकी पॉलिसी को ट्विस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ पे जवाब बताऊँ, उनकी जो पॉलिसी थी पड़ोस के अंदर, वो थी नेबरहुड फर्स्ट, कि अगर एक ऐसा कंट्री जो कि खुद को विष्णु गुरु, आलमी लीडर के तौर पे उजागर करना चाहता था, वो चाहता था कि नेबरहुड के अंदर पॉलिसी करता। लेकिन नेबरहुड की पॉलिसी चेक कर लें, जैसे मैंने पहले कहा कि बांग्लादेश मुकम्मल एंटी हुआ पड़ा है, हमारे साथ जो उनके हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने है। और मालदीव जो है उसने 2023 में जो उनकी लीडरशिप आई, इंडिया आउट की कैंपेन चलाई। श्रीलंका और साथ में जो नेपाल है, वो चाइना की तरफ देखते हैं दफ़ाई मुआहदों के हवाले से, माशी ताउन के हवाले से। इस रीजन के अंदर तमाम कंट्री अदर देन इंडिया बीआरआई प्रोजेक्ट का पार्ट है। पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन तमाम बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, वो उसका पार्ट है। उसकी वजह क्या है? इंडिया वहाँ से तमाम जितने नेबर्स थे, उनको सिक्योरिटी लेंस से देखता था, ड्रोन की निगरानी करते थे, और डोमेस्टिक जो उनका नैरेटिव था हिंदुत्व, उस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जितने कंट्रीज़ हैं उससे मुतल्लिक। जैसे मैंने कहा डिमोनाइज़ करता है इंडिया अपने नेबरहुड को है, तो नेबरहुड फर्स्ट की बजाय नेबरहुड रिस्पेक्ट की पॉलिसी उन्हें अपनानी चाहिए वहाँ के ऊपर है। तो मामलात आगे की तरफ बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना बड़े प्रैग्मैटिक अप्रोच के साथ मनूवर कर रहे हैं। हम चाहते हैं बांग्लादेश के साथ इक्वल फुटिंग पे सॉवरेन इक्वालिटी के साथ मामलात को आगे लेके बढ़ें, और चाइना जो है स्ट्रेटेजिकली मनूवर कर रहा है वहाँ पे। चीन ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाए तमाम नेबरहुड कंट्री में, इंडिया के। नेपाल के अंदर भी उनके स्टेक्स हैं, उन्होंने श्रीलंका के अंदर भी स्टेक्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अलावा माशी ताउन किया, दफ़ाई वहाँ के ऊपर मुआहदे किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बंगालियों के पास स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं खित्ते में एक से कहीं ज़्यादा हैं, और तारिक उस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वन पार्टी यकतरफा पार्टी का जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका हुआ है, और इंडिया को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे। अगर किसी को इतराज़ है इस वक़्त, अगर हमारे नाज़रीन देख रहे हैं इंडिया से अक्रॉस द बॉर्डर, तो उन्हें चाहिए एनडीटीवी जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर एक बाकायदा तौर पे आर्टिकल लिखा है शशि थरूर ने, जो कांग्रेस के रहनुमा हैं, जो इंडिया केस बड़ा डिफेंड करते नज़र आए पुलवामा के बाद। जो कि बड़ा अफ़सोस है कि ऐसा इंटेलेक्चुअल आदमी जो है, वो खुद जो है अपने वर्ड्स को इस वक़्त उस वक़्त अपना ईट कर रहा था।
वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मोदी को ये समझना चाहिए कि विष्णु गुरु बनने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में वोट लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इर्द-गिर्द जो है वो साज़गार माहौल रखना चाहिए हर कंट्री को जिसमें इस्तेहकाम आ सके और मेरे ख़्याल में ये अप्रोच चाइना ने दिखाई है। उस पे नो डाउट तनकीद हो सकती है, वहाँ के ऊपर जिस तरीके से गवर्नमेंट मैनूवर करती है इर्द-गिर्द, लेकिन वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। जिस तरीके से पूरे खित्ते को लेके बीआरए प्रोजेक्ट के थ्रू वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इंडिया के अंदर उस तरह का आप कह लें कि उनका सैगेशियस माइंड नहीं है मोदी का। मोदी उस तरह सोचने के काबिल नहीं रहे और पैनिक मूड के अंदर मैं इंडिया को इस वक़्त देखता हूँ इस हवाले से। सर उनकी अपनी रिपोर्ट ही है ये न्यूज़पेपर की द हिंदू की, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि दिस वाज़ द वर्स्ट ईयर फॉर इंडिया 2025। जी, जी। और फ़ॉरेन पॉलिसी के फ्रंट में मुझे लगता है उससे ज़्यादा आप कह लें कि जिस तरह स्क्रूटनी की गई है उससे शानदार पीस नहीं हो सकता। और ये लिखने वाले हम नहीं हैं जैसे इंडियन जो अपना दे वोंट गिव इट अ हीट। उन्हें चाहिए कि उसे जाके गो गिव इट अ रीड। कि किस तरीके से उन्होंने बाकायदा तौर पे फैक्ट्स के साथ चार्जशीट पेश की है कि जो आप क्लेम कर रहे थे, आपके त्यारे गिरने के ऊपर आपकी मुजरिमाना खामोशी को भी दुनिया में समझा गया। आपका जो नैरेटिव है, जो पुलवामा अटैक के बाद आपने दुनिया में फैलाया, उसको अब बाई करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद यूरोप आपके खिलाफ हुआ पड़ा था जब आप तेल उठा रहे थे वहाँ से। रशिया की खामोशी थी। मई के इंसिडेंट के ऊपर है। रीजन के अंदर पाकिस्तान जिस तरीके से रिकैलिब्रेट किया हमने उस मई को और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स हमने दिया, जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहदा किया, ईरान पे हम जिस तरह से वोकल थे, गज़ा की स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का हम पार्ट रहे, जिस तरह 25% टैरिफ उनके ऊपर 50% पहुंच गया था। HB1 वीज़े इंडिया मोदी की गलत पॉलिसी की वजह से वहाँ आईटी इंडस्ट्री डैमेज हो रही है। वहाँ के लोग जो अमेरिकन ड्रीम का ख्वाब देख रहे थे, वो नहीं जा पाएँगे क्योंकि H1B वीज़ा जो है उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो इंडियंस हैं। तो किस तरीके से दुनिया में उसे कॉर्नर कर दिया गया। 12 साल की इन्वेस्टमेंट थी डिप्लोमैटिक इस बंदे की, नरेंद्र मोदी की। उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इंडिया की तमाम लॉबिंग के बावजूद जो है पाकिस्तान को वहाँ के ऊपर सफारती सबकत हासिल हुई वाशिंगटन डीसी में। और कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू तक लिखता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी काविश की वजह से डायरेक्ट व्हाइट हाउस तक पहुँच चुका हुआ था पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जिस तरह से शहबाज शरीफ है। कई मुलाकातें हैं पिछले 4-5 महीने के अंदर है। और इसी तरीके से टेलीग्राफ ने जो है पाकिस्तान की एप्रिसिएशन इस तरह की है कि हमने डिप्लोमैटिक जो मोमेंटम गेन किया था, वो अभी तक हम उसी तरीके से उसको कैरी करके लेके चल रहे हैं। तो इंडिया इज़ नॉट इन द पिक्चर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इंडियन तिलमिला तो सकते हैं हमारे व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये जंग जो है, ये वीडियो की जंग नहीं है कि जिसमें लाहौर में बंदरगाह आप क्रिएट कर लें। पूरी दुनिया चीज़ों को देखती है न्यूट्रल एक पर्सपेक्टिव से और उन्होंने रिपोर्टिंग की है। ये जिनकी हमने बात की ये दुनिया के थिंक टैंक्स हैं। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। उनके थिंक टैंक्स जो हैं वेस्ट के, वो बता रहे हैं कि इंडिया वो चीज़ सफारती जीत हासिल नहीं कर सका 10 मई से जो इंडिया दुनिया में क्लेम कर रहा था। और हमें क्या एज हुआ इंडिया को डेंट डैमेज करने के अलावा कि हमारे से मुतल्लिक जो एक परसेप्शन थी इमेज के हवाले से, वो बहुत बेहतर हुई पाकिस्तान की। इसमें कोई शक नहीं। आपको फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट के अंदर मोमेंटम गेन करने के लिए डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को भी उतना फेवरेबल बनाना पड़ता है। उतने माशी डिविडेंड्स लेने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए यहाँ के ऊपर है। और वही जो चीज़ हमने बाहर अचीव की है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे, वो पाकिस्तान में अभी तक ट्रांसलेट उस तरह नहीं हो पाई है। तो ये भी समझने की बड़ी ज़रूरत है कि एमओयू से बढ़ के पाकिस्तान को जो है वो मामलात करने चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन हम फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे इसमें कोई शक नहीं, वी हैव बीन अहेड अहेड फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया। मुस्तकबिल सर क्या देखते हैं? एक बार तो इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, चाइना के साथ कुछ डील्स की भी बात हो रही थी, पाकिस्तान के साथ भी कुछ दिफाई मुआहिदों की बात हो रही थी। तो आफ्टर इलेक्शंस कौन-कौन से दिफाई मुआहिदे आपको खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से हमने बात की थी लास्ट पॉडकास्ट के अंदर भी कि बांग्लादेश जो है वो चाहता है कि चीनी साख्ता तैयारे जो हैं उसको बाय करे। उनकी अबूरी सेटअप के पास मैंडेट ये नहीं है जिस तरह उनके ऊपर बात हो रही थी कि आप अभी वेट कर लें फरवरी के महीने में। लेकिन वो डील जो है उसके ऊपर बात करके आ चुके हुए हैं अप्रैल के अंदर डॉक्टर यूनुस जो हैं। और वो डील क्या है कि वो जो तैयारे जो पाकिस्तान ने जिनके थ्रू गिराया था इंडिया को, वही तैयारे जो हैं इस वक़्त बांग्लादेश के पास भी पहुँच जाएँगे जब वो $2 बिलियन की डील जो है वो मुकम्मल तौर पे इंक हो जाएगी। तो मुझे लगता है यहाँ के ऊपर एक नेचुरल फ़ितरी इत्तेहाद बन सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन टर्की का। याद रखें जमात इस्लामी को लेके
टर्किश जो है बड़े वोकल रहे हैं जब उधर फांसियाँ दी जा रही थी, उन्होंने अपना सफ़ीर बुला लिया। तो लास्ट टाइम भी हमने बात की, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके भी बंगाली जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि वहाँ के ऊपर जो है प्लांट लगाए जाएँ। प्लांट लगाने की बात भी चल रही थी। जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली। और इंडियन जो हैं वो बस उन्होंने मार्बल की इम्पोर्ट बंद कर दी कि भई हम उधर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि हम टूरिज़्म जो है उसकी इंडस्ट्री को डेंट डालने के लिए जो कुछ हज़ार इंडियन जाते हैं टर्की, वो टर्की नहीं जाएँगे। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी प्रैग्मैटिक वर्ल्ड होती है। इंडिया को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप ख़्वाबों के अंदर ही दुनिया के अंदर मैनूवर नहीं कर सकते। आपको ग्राउंड रियलिटी को भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर जे.एस. शंकर का जो मुसाफ़ा था प्रैक्टिकली देखा जाए, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी पॉलिसी में एक शिफ्ट लेके आना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं इस रीजन के अंदर आगे मैनूवर करना। लेकिन अगर उनका वही वतीरा रहा जिस तरीके से माज़ी में है, तो मेरे ख़्याल में 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट थी है बांग्लादेश के ऊपर, वो तो डाइल्यूट हो चुकी हुई है। मालदीव, जिसकी आबादी 1 मिलियन से कम है, वो कंट्री कह रहा है निकलो अपनी फ़ौजें यहाँ से लेके। वहाँ पे इंडिया आउट की कैंपेन पे आपको वोट मिलते हैं। तो मेरे ख़्याल में इंडिया को समझ आना चाहिए कि विष्णु गुरु बनना तो बड़ी दूर की बात है। पहले अपनी लोकेलिटी में, मोहल्ले के अंदर तो कंसेंसस क्रिएट कर लो कि आपको कोई गुरु बन जाए वो ये बड़ी बात बिल्कुल यहाँ पे गुरु बन जाए। और नरेंद्र मोदी जो कि अपने सियासत के पीक के ऊपर समझे जाते हैं, अपनी पीक पे उन्होंने इंडिया को ज़मीन बोस कर दिया हुआ है। अपने मुल्क का जो अंदरूनी हशर है वो आपके सामने है, जैसे हमने बात की कि वो सेकुलर मुल्क का और बिगेस्ट डेमोक्रेसी का क्या हशर किया हुआ है। आप जाके इंटरनेशनल इंडेक्सेस चेक कर लें ह्यूमन राइट्स के, कि किस तरीके का वहाँ पे सलूक किया जा रहा है। मिनॉरिटी की रिपोर्ट्स चेक कर लें, इस हवाले से है। नेबरहुड के अंदर किन लाइन्स पे ताल्लुकात हैं। आज खित्ते में एक कंट्री है जिसके साथ वो खड़े हैं, और वो कौन-सा कंट्री है? अफ़गानिस्तान। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, ये काबुल के ही काबिल है कि ये उसी को ही दिखा सकते हैं जाके ताजमहल, मुल्ला मुत्तकी को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करते थे और उनको दिखाते फिर रहे थे। तो इंडिया को मेरे ख़्याल में होश के नाखून लेने चाहिए और दोबारा से अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करना चाहिए। ना इस तरह मुल्क चलते हैं और ना ही इस तरह रीजनल लेवल के ऊपर आप जो है अपनी हुक्मरानी का तसव्वुर कर सकते हैं। आज की दुनिया के अंदर जो है प्रैक्टिकल अप्रोच यही कहती है कि प्रैग्मैटिज़्म के थ्रू आपको दूसरे की हैसियत को और दूसरे के मुकाम को भी उसी तरीके से स्पेस और जगह देनी चाहिए जो आप दुनिया में लेना चाह रहे हैं। आप पाँव रख के दुनिया के ऊपर आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। आपके पास जब कोई ऑप्शन ना हो तो फिर आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, मैदान जंग में उतर जाते हैं, बाय फोर्स उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। भारत के अगर सारे प्लान्स नाकाम हो गए, बाय फोर्स उन्होंने सबूताज करने की कोशिश की बांग्लादेश को, तो फिर आप क्या समझते हैं क्या सिचुएशन होगी? किस तरीके से बांग्लादेश उसको टैकल करेगा? पाकिस्तान का, चीन का बीच में क्या किताब? मेरे ख्याल में बांग्लादेश में इस वक़्त तमाम फ़ोर्सेस भारत के हवाले से एक पेज के ऊपर है। और जैसे मैंने कहा, जो बांग्लादेशी हैं वो जियोपॉलिटिकली अब यतीम नहीं रहे। पाकिस्तान, चाइना उनके साथ मुकम्मल तौर के ऊपर जो है इज़हार यकजहती का सबूत दे चुके हुए हैं, उनके साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हुए हैं। तो जो बांग्लादेश आज है, जिस तरीके से मैंने कहा एक पेज के ऊपर है, चाहे वहाँ पे सेकुलर हैं, चाहे प्रोग्रेसिव थॉट के हामिल हैं, चाहे मज़हबी ग्रुप हैं, वो इंडिया से मुतल्लिक एक चीज़ के ऊपर मुकम्मल इत्तेफ़ाक करते हैं और वो यही है कि इंडिया की इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे ख़्याल में इंडिया जो है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा, अगर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा ख़्याल अभी ये है कि मगरबी बंगाल के अंदर जो बयानिया तश्कील उन्होंने दिया है, कि जिस तरह अमित शाह जाके वहाँ के ऊपर बंगालियों को डिमोनाइज़ कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें घुसपैठिए, दरअंदाज, इन्फिल्ट्रेटर्स कह रहे हैं, उससे साबित होता है कि ये अपनी पॉलिसी जो है उससे डेविएट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो फ़ॉरेन पॉलिसी के वहाँ के ऊपर जो थिंक टैंक्स हैं, जो वहाँ के ऊपर उनके सर्कल्स हैं, वो मोदी को ये कॉन्शियसली बता चुके हुए हैं कि अब पुरानी पॉलिसी के साथ 2026 के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर आखिर में हम आपसे गेस लेना चाह रहे थे, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के अंदर कौन-सी पार्टी जीतेगी और कौन-सी ऑपोज़िशन में आएगी? मेरे ख़्याल में पार्टी जो भी जीते, ये चीज़ तो फ़ॉर श्योर है कि ये जीत बंगालियों की जीत है इस दफ़ा। सारे स्टेक होल्डर जो हैं इसमें कोई शक नहीं है, दे आर वेरी मच इन द पिक्चर। लेकिन जो केस इस वक़्त सबसे ज़्यादा मज़बूत है वो तारिक है बीएनपी का। उसमें जैसे मैंने कहा हमदर्दी का बयानिया, क्योंकि जनूबी एशिया के अंदर हम देखते हैं कि ये जज़्बाती एलिमेंट्स जो हैं इलेक्शन के अंदर वो बड़े कारगर साबित होते हैं। लेकिन जमात-ए-इस्लामी के साथ वो यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, नहीं जाते, मेरे ख़्याल में इलेक्शन रिज़ल्ट तक हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जमात-ए-इस्लामी अगर अपोज़िशन में भी जाती है तो मैं इसे फ्रेंडली अपोज़िशन समझूँगा। जी। हाँ, थैंक यू सो मच सर, इट वाज़ अ वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन और एज़ यूजुअल जिस तरह पिछले पॉडकास्ट में बहुत कुछ मैंने भी सीखा और बड़ी इन्फॉर्मेशन आवाम को भी मिली।
तो अवाम भी आपकी मशहूर हैं, मैं खुद आपका शुक्रिया अदा आपसे करता भी हूँ। प्लीज सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, इससे मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।